हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल और बवाल आप लोग का? आई होप सो एवरीवन इज गुड। तो ये है आपका कंपनी लॉ का अमेंडमेंट लेक्चर्स दोस्तों, जिसको मैंने किया है रिकॉर्ड जस्ट टू सेव योर टाइम बचाने के लिए मैंने आपको कर दिया है इसका रिकॉर्डिंग। चलिए जल्दी से करते हैं। और रिकॉर्डिंग करने का मेन पर्पस यही है भैया कि लाइव लेता था तो 2-2.5 घंटे निकल जाते थे, क्योंकि बातें शातें बहुत ज्यादा होती है, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये कम करने के लिए मैंने इसको कर दिया रिकॉर्ड, और अब आपका टाइम हो जाएगा सेव बहुत अच्छे से। चलिए चैप्टर नंबर 2 का अमेंडमेंट देखते हैं। पहले बहुत इजी अमेंडमेंट है। देखो यार, जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो एक होता है ट्रांसफरर और दूसरा होता है ट्रांसफरी, पता है ना? तो हमें ये भी पता है कि हम SH4 देते हैं जब हम शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। तो क्या डिपॉजिट करते हैं कंपनी के पास? SH4। तो अब ट्रांसफरी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। SH4 के साथ ट्रांसफरी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वेदर transferee prior to share whether he or she is required to obtain government approval under FEMA rules। मतलब उसको FEMA का अप्रूवल लगेगा या नहीं लगेगा, उसका डिक्लेरेशन देना है। अगर नहीं लगेगा तो वो डिक्लेरेशन देना है कि भैया हम मुझे कोई भी FEMA की अप्रूवल, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है अंडर FEMA रूल्स। FEMA मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब क्या? तो जब भी कोई फॉरेन करेंसी में डील होती है तो FEMA लग जाता है। तो ट्रांसफरी ने SH4 के साथ क्या ऐड कर दिया है? डिक्लेरेशन। तो SH4 जो फॉर्म है ना, उसी में एक डिक्लेरेशन ऐड कर दिया है। क्या डिक्लेरेशन देना है? कि अप्रूवल लगेगा या नहीं। किसका? गवर्नमेंट का। कौन से लॉ के अंदर? FEMA के अंदर। अगर लगेगा तो वो डिक्लेरेशन देना है कि मुझे गवर्नमेंट का अप्रूवल लग रहा है और मैंने ऑब्टेन करा भी है, और नहीं लग रहा है तो वो बताना है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। छोटू सा अमेंडमेंट खत्म हो गया। दूसरा अमेंडमेंट है, अच्छा जी, हमने अमेंडमेंट क्या ला दिया ना भैया? 2 अमेंडमेंट ला दिया अभी अपन ने। बहुत ये प्यारा अमेंडमेंट है। देखो इंडिया है ना, बहुत सारी कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जमीनी बॉर्डर हमारा शेयर करते हैं। सर बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं हम लोग बॉर्डर, चाइना के साथ शेयर करते हैं हम लोग बॉर्डर। जी हाँ। तो क्या बोला गया है कि अगर आप कंपनी शेयर्स बेच रही है ऐसे लोगों को जो लोग हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे मैं इंडियन कंपनी शेयर्स दे रही है बाबर को। बाबर तेल लगा के डाबर का काम तमाम कर दिया। बाबर का, पाकिस्तान का कैप्टन है ना, तो बाबर को हम शेयर्स दे रहे हैं। तो बाबर भैया, तुम्हारी कंट्री हमारे साथ क्या शेयर करती है? लैंड शेयर करती है, बॉर्डर शेयर करती है। आई एम सॉरी, तो बॉर्डर शेयर करती है ना, तो पहले तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उस फॉर्म में 2 चीजें ऐड कर दी है। टिक whichever is applicable। क्या किसके ऊपर टिक करना पड़ेगा? the applicant is not required to obtain। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो उस पर टिक कर दो। जैसे अगर इंडियन कंपनी ये प्रसन्ना को शेयर दे रही है, प्रसन्ना तो इधर का ही है, तो उसको किसके ऊपर टिक करना है? कि मेरे को FEMA का अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब मेरे को गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा। और अगर बाबर आजम को दे रहा है तो वो किस पे टिक करेगा? सेकंड वाले ऑप्शन में, कि ही इज रिक्वायर्ड ऑब्टेन गवर्नमेंट, ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल। तो जब भी आप ऐसे व्यक्ति को शेयर्स दे रहे हो और वो व्यक्ति उस कंट्री का है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो अब आपको डिक्लेरेशन देना है, मतलब आपको इस पर टिक करना है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा या नहीं। ठीक है, ये देते हुए चलना है। सो इंपैक्ट क्या हो गया? इंपैक्ट ये हुआ है, नो ऑफर और इन्विटेशन टू सिक्योरिटी शैल बी मेड टू द नेशनल्स or entities incorporated in a country sharing border with India until unless they have obtained government approval under the Foreign Exchange Management Act and attach the same with the private placement offer come application letter and relevant modification to made in pass 4। ठीक है, सो क्या कर देना है बेटा जी आपको? अगर आप किसी को शेयर दे रहे हो, है ना, तो उस बंदे ने पहले तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। तो बाबर ने, जिनके साथ हम क्या शेयर कर रहे हैं? बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उन देश के लोगों को क्या लेना है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। सबसे पहले तो किसका अप्रूवल लेना है? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। ठीक है, और उस एप्लीकेशन में भी वो मेंशन करना है कि हमने गवर्नमेंट का क्या ले लिया? अप्रूवल ले लिया। बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट है, छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या हम रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यार, मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट करने गया। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको पता है, जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है तो उसका एड्रेस भी होता है, मेंबर का एड्रेस भी दिया जाता है, मेंबर का पैन नंबर वगैरह भी होगा, आधार कार्ड वगैरह भी होगा। हाँ है ना?
तो फिर सिर्फ मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता हूं, उसकी पर्सनल डिटेल को मैं इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो जाके आधार कार्ड पे नाम देखोगे, इंस्टा पे सर्च करोगे, उसको मैसेज करोगे मैंने ना तेरे को सर्च किया था रजिस्टर ऑफ मेंबर में, अबे तेरी सासू साले हवले के मुंडे के। तो क्या बोला है एमसीए ने, इंसर्ट कर दिया एक नया रूल, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, द इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ इंडेक्स, रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ member of a company according to amendment, particulars of the register or index of return in respect of member of a company related to address or register address, email id, unique identification number, PAN number shall not be made available for inspection। register of member inspect कर सकता है, इंडेक्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है, बट उसका ईमेल आईडी नहीं, उसका रजिस्टर एड्रेस नहीं, उसका पेन नंबर, आई मीन टू से पान नंबर, आई मीन टू से पैन नंबर, पैन नंबर में रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हो नहीं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आधार कार्ड वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, वरना तुम क्या करोगे ढोकले, आधार कार्ड देखोगे, आधार कार्ड का फोटो निकालोगे, अरे आपकी फोटो मिल गई आधार कार्ड वाली, अब इसको मैं वायरल करेगा, या फिर इंस्टा में जाके सर्च करोगे तू भी मेंबर है क्या, मैं भी मेंबर हूं, मेंबर करते हैं आओ। सो ऐसी बातें नहीं बेटा, रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है, इंडेक्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट उसका पर्सनल डिटेल लाइक ईमेल आईडी, रजिस्टर ऑफिस, पैन नंबर वगैरह आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है चैप्टर नंबर 5 का अमेंडमेंट है, छोटू सा, स्मॉल सा और प्यारा सा अमेंडमेंट है, चार्जेस। अच्छा आपको तो ये पता ही है दोस्तों कि हमारा कमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक क्या आरबीआई से लोन लेता है, हाँ है ना। तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, सिक्योरिटी गिरवी रखा मतलब ही उसने क्या क्रिएट किया, चार्ज, और चार्ज क्रिएट किया तो चार्ज को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो जिस दिन चार्ज बनाया उसके 60 दिन के अंदर, और वहां भी 60 दिन के अंदर नहीं हुआ तो एडिशनल 60 डेज, याद आ रहा है। तो ये सब एप्लीकेबल कमर्शियल बैंक को नहीं है अगर वो लोन किससे ले रहा है, आरबीआई। मतलब चार्ज का प्रोविजन है ना 30 दिन 60 दिन, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज नॉट अप्लाई टू कमर्शियल बैंक if that commercial bank obtain loan from the RBI and create charge in favor of RBI। ठीक है, सो एकदम आसान सा है। क्या बोला गया, इंपैक्ट देखना बेटा, क्या बोला है, नोटिफाई दैट रूल 3 मतलब चार्ज को रजिस्टर करने का रूल, shall not apply to any charge required to be created modified by banking company under section 77 duty to register charge in favor of RBI when any loan or advance made it under section 17 of RBI Act 1934। ठीक है, सो क्या था, चार्ज में हमने क्या देखा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज कंपलसरी, लेकिन जब कमर्शियल बैंक लोन ले रही है किससे, आरबीआई से लोन ले रही है, तो आपको वो चार्ज को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट है, सुनो सेक्शन 17 क्या बोलता है, डिफाइन द मैनर इन विच आरबीआई कैन ट्रांजैक्ट विजिलेंस। सेक्शन 17 बोलता है, अपन ने क्या बोला, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो जब भी आपने आरबीआई से लोन लिया है अंडर सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट, आई एम अ कमर्शियल, आई एम आईसीआई बैंक, मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, मैं आरबीआई के पास से लोन लिया, तो आरबीआई मेरे को लोन दे सकता है, ठीक है, प्लेज भी रख सकता है, गिरवी भी रख सकता है चीजें, लेकिन उसको जाके रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जम्पशंस दिया, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके चार्जेस में, ये एक अमेंडमेंट मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, क्या कि कमर्शियल बैंक जब भी किससे लोन लेगा, आरबीआई से, तो उसको क्या लेने की जरूरत नहीं है, चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, या मॉडिफिकेशन के लिए जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखो दोस्तों, आप एओसी 4 पढ़ते हो, एओसी 4 पढ़ा आपने, एओसी 4 फॉर्म नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है। अब एओसी 4 के साथ साथ आपको एक और फॉर्म ऐड कर दिया गया है, CSR2, और CSR2 इज नथिंग बट द रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला गया है बेटी पुष्पा, बोलो। चलिए दोस्तों, तो क्या बोला गया, एओसी 4, एओसी 4 किस चीज का है, जहां पे हम क्या सबमिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सबमिट करते हैं, उसका कौन सा फॉर्म है, एओसी 4 है। तो आपको एओसी 4 के साथ क्या ऐड करना है, एक और फॉर्म ऐड कर देना, दैट इज व्हाट CSR2, दैट इज व्हाट रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सेक्शन 135 अप्लाई होता है। तो इस अमेंडमेंट ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ये भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब भी आप एओसी 4 फाइल करोगे तो एओसी 4 के साथ साथ आपको CSR2 भी फाइल करना है। और CSR2 क्या है,
CSR2 क्या है बेटा? CSR2 है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट है? आते बात सुन लो, हाँ या ना? अच्छा, अभी इसका जो ड्यू डेट है ना, एमसीए ने ड्यू डेट कितने महीने से बढ़ा दी है? 2 महीने से बढ़ा दी है। हाउएवर, ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज being faced by the stakeholder, the MC has extended the due date by 2 months by notifying companies second amendment rules 2022। करेक्ट है? बात सुनो। सो देखो क्या बोला गया, इट वाज प्रोवाइडेड दैट फॉर प्रीसीडिंग ईयर 2020-21 फॉर्म CSR2 shall be filed on or before 31st March 2022। मतलब 20 और 21 का आपको CSR2 कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 31 मार्च 2022 तक। लेकिन ये 2 महीने से ड्यू डेट क्या कर दी है? एक्सटेंड कर दी है। तो अब ये क्या आ गया बेटा? 31 मार्च, तो अप्रैल मई, तो 31 मई तक आप क्या कर सकते हो? CSR2 फाइल कर सकते हो। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्या बोलोगे बेटा? CSR2 भी आपको ऐड कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, चैप्टर नंबर 8 में ना कुछ एडिशंस ला दिए गए हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला दिए गए हैं बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो AS 16 आपको दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 37 दिया है, प्रोविजन ऑफ प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। AS 40 इंड AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड AS मतलब क्या? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कुछ एडिशंस डाल दिए बेटा, है ना? सो यहां पे क्या बोला गया? कुछ एडिशंस डाल दिए बेटा जी। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड कर दिए? AS 16 दैट इज व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 37 दैट इज व्हाट? प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। AS 41 एग्रीकल्चर। इंड AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड 109 फाइनेंशियल। अच्छा, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें दी हुई है। तो अकाउंटिंग का मामला है, तो क्लैरिटी पर्पस के लिए आई विल आस्क टू आशीष सर वंस। आशीष सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको शॉर्ट में, हालांकि आशीष सर ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ग्रुप 2 में, तो उसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करवा देगा, ठीक है ना? वो शेयर में हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, अच्छा ये CSR2 वाला बताइए आपको, अभी अपन ने पढ़ा CSR कब फाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21, कब फाइल करना है? shall be filed separately on or before 30th June 2022। ठीक है? सो ये आपको फाइल करते हुए चलना है। सो डेट दी हुई है, फाइलिंग की डेट दी हुई है दोस्तों, फाइलिंग का डेट दिया हुआ है। अच्छा, CSR2 किसके साथ फाइल करना है ये बताओ? AOC 4 के साथ CSR2 देना है। इसको कट कर देना यहां से, भले ही पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन है दोस्तों, इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट बेटा? सिक्योरिटी। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मेरे को लगता है, बेटा जी, ठीक है ना? इसको अपन थोड़ा डिटेल में करेंगे। सो क्या बोला गया है दोस्तों? चैप्टर नंबर 10 का अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, और ये मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है। क्या बोला है? पढ़ेंगे इसको एक बार। सेबी हैज क्लैरिफाइड फॉर एन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी and shareholder prior to April 1, 2022, then there shall be no requirement to seek fresh approval from the shareholder. The related party transaction that has been approved by audit committee prior to April 1, 2022, which continues beyond such date and becomes material as per the revised materiality threshold, shall be placed before the shareholder in the first annual general meeting after April 1, 2022। ये क्या बोला गया? सुनना बेटा, ये क्या बोला गया? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले ना एक चीज समझो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने पढ़े हुए हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो अगर वो लिमिट के बाहर है तो किसका अप्रूवल लगता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। प्लस जितने भी रिलेटेड पार्टी है उसको कौन अप्रूवल देता है? ऑडिट कमेटी। ये क्लियर है? All the related party transactions shall be approved by audit committee, and if the transaction is beyond the limit मतलब 10% of turnover, 10% of net worth, उसके ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? क्या लगेगा दोस्तों? OR पास करना पड़ेगा। तो ये लिमिट हमने देखी हुई है सेक्शन 188 में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर अप्रूवल भी लगता है। अब हुआ यूं है, अमेंडमेंट क्या बोल रहा है समझना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ तो आपने ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल ले लिया और शेयर होल्डर का भी अप्रूवल ले लिया, लेकिन अप्रूवल कब लिया?
प्रायर टू 1 अप्रैल 2022, इसके पहले अप्रूवल लिया अपन ने, और ये ट्रांजैक्शन अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अभी भी कंटिन्यू है बियॉन्ड सच डेट। बियॉन्ड सच डेट मतलब क्या? ये डेट के बाद में भी ये ट्रांजैक्शन अभी भी चल रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ अभी भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, एंड द ट्रांजैक्शन बिकम्स मटेरियल। ट्रांजैक्शन बिकम्स व्हाट? मटेरियल आफ्टर द अप्रूवल। इसको पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको पहले एक एग्जांपल से समझेंगे। आप पप्पा के पास गया, पप्पा 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 मेरे को गोवा जाना है। पप्पा बोले ठीक है चले जाना, चले जाना गोवा, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, गोवा चले जाना। पप्पा ने परमिशन दे दी गोवा जाने की। आप गोवा पहुंच गए। गोवा पहुंचने के बाद पप्पा ने बोला था 3 दिन रुकना। कितने दिन? 3 दिन। आपका प्लान में चेंज हुआ, अब 3 दिन रुकना है, तो फिर से पप्पा की अप्रूवल की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन 3 दिन से आपके प्लान में चेंज हुआ, अब आप 30 दिन रुकना चाहते हो। वहां गोरियां देख के दिल तुम्हारा गार्डन गार्डन हो गया, बोले यहीं रुक जाते हैं, 3 की जगह 30 कर देते हैं, तो क्या पप्पा का अप्रूवल लगेगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अब मटेरियल बन चुका है। मटेरियल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट बन चुका है। तुम सालों 3 की जगह 30 दिन रह रहे हो, दिस इज मटेरियल ट्रांजैक्शंस। 3 की जगह 2 दिन रह रहे हो तो पप्पा के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट 3 की जगह 15 दिन रह रहे हो या 30 दिन रह रहे हो तो अब पप्पा से वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि पप्पा सुनो ना, मैं 30 दिन रहना चाहता हूं, रहने दो ना पप्पा प्लीज। तो ये बन गया मटेरियल। तो अब आप एक चीज एक्चुअली सिक्योरिटीज लॉ में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक चीज से समझना, मटेरियल रिलेटेड पार्टी क्या होता है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ये समझना। इसको आराम से इज्जत दे रहा हूं मैं, इसको, ये अमेंडमेंट को इज्जत भी दे रहा हूं और मैं थोड़ा डिटेल में भी ले रहा हूं। व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? तो कोई भी ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये चार्ट को कॉपी कर लेना, जो इंडिविजुअली, जो क्या बोला है, इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विथ प्रीवियस ट्रांजैक्शन। या तो इंडिविजुअली या टेकन टुगेदर विथ प्रीवियस ट्रांजैक्शन, उस साल भर में, उस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड्स 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। क्या बोला गया बेटा जी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? रिलेटेड पार्टी। या तो रिलेटेड पार्टी इंडिविजुअली मतलब कोई एक व्यक्ति के साथ, या तो सारे रिलेटेड पार्टी के साथ, सारे रिलेटेड पार्टी के साथ, है ना, सारे रिलेटेड पार्टी हमने पढ़ा हुआ है, छोटे से बड़ा करना है, याद आ रहा है ना, छोटे से बड़ा करना है। तो सारे रिलेटेड पार्टी के साथ मिला के, या तो एक व्यक्ति के साथ, एक रिलेटेड पार्टी के साथ, या बाकी सारे रिलेटेड पार्टी के साथ, या तो इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब एक ट्रांजैक्शन, या तो टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शन मतलब पहले आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए फिर आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक्सीड 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। एग्जांपल से समझेंगे। कंपनी का कंसोलिडेटेड टर्नओवर है 1000 रुपए का, यूनिक एकेडमी नाम है कंपनी का, 1000 रुपए का टर्नओवर है। अप्पा जी इज अ रिलेटेड पार्टी, यस और नो? अप्पा जी ने साल भर में यूनिक के साथ पहले किया 20 रुपए का ट्रांजैक्शन, फिर किया 40 रुपए का ट्रांजैक्शन, फिर किया और 40 और 20 कितने हो गए? 60 का हो गया, और अब करना चाहते हैं 50 रुपए का ट्रांजैक्शन, तो क्या 110 हो गया? तो क्या अप्पा जी मतलब रिलेटेड पार्टी, या तो इंडिविजुअली मतलब एक ट्रांजैक्शन, या तो सारे ट्रांजैक्शन मिला के कितना एक्सीड कर रहे हैं? 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। क्या कंसोलिडेटेड टर्नओवर 1000 है? 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज। क्या अप्पा जी 100 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये ट्रांजैक्शन कौन बन गया? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन कौन सा बन गया? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो विथ यूजेस ऑफ रॉयल्टी दैट एक्सीड्स 5% ऑफ टर्नओवर। दैट एक्सीड व्हाट बेटा? आपका 5% ऑफ टर्नओवर। मतलब क्या? तो हमारी यूनिक एकेडमी है दोस्तों, यूनिक एकेडमी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, यूनिक एकेडमी ने आशीष सर को बोला कि आप एक और हमारा ब्रांच ओपन कर लीजिए।
बस आपको हमें क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और वो रॉयल्टी कितना एक्सीड हो रहा है, 5% ऑफ टर्नओवर। यूनिक का टर्नओवर है 1000 रुपए और रॉयल्टी देनी पड़ रही है, लेट से सॉरी उल्टा बोला मैंने, अप्पा जी को रॉयल्टी दे रही है यूनिक अकेडमी। यूनिक अकेडमी किसको रॉयल्टी दे रही है, अप्पा जी को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को। और वो रॉयल्टी दे रही है कितना, 5% से ज्यादा ऑफ टर्नओवर ऑफ दी यूनिक अकेडमी। सो यूनिक अकेडमी का टर्नओवर है 1000 रुपए। यूनिक अकेडमी रॉयल्टी दे रही है किसको, अप्पा जी को रॉयल्टी दे रही है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ व्हाट बेटा, 5%। तो 1000 रुपए का 5% कितना होता है, 50 रुपए। तो 50 रुपए से ज्यादा अगर अप्पा जी को रॉयल्टी मिल रही है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिर्फ रिलेटेड पार्टी नहीं, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अभी तक मैंने अमेंडमेंट नहीं बताया है आपको, आप ध्यान से सुनना बेटा जी, मैंने क्या बताया उसको ध्यान से सुनना। मुझे बताओ व्हाट इज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मटेरियल आरपीटीटी क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी क्या होता है। तो पहला, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है या तो इंडिविजुअली या फिर टेकन टुगेदर विद प्रीवियस ट्रांजैक्शन, मतलब पुराने ट्रांजैक्शन मिला के उस साल के, टेकन टुगेदर प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। या तो एक ट्रांजैक्शन या उस साल के पुराने और नए ट्रांजैक्शन मिला के कितना एक्सीड कर रहा है, 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर। तो इसको हम बोलेंगे क्या बेटा जी, पिछले साल का। उसका 10% से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो ये मानेंगे हम मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिर्फ रिलेटेड पार्टी नहीं है, मटेरियल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और अगर ये रॉयल्टी का एग्जांपल है तो कंपनी क्या दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। किसको दे रही है रॉयल्टी, रॉयल्टी टू होम, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो भी कितना, इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टर्नओवर। तो कंपनी का जो टर्नओवर है उससे 5% से ज्यादा क्या दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। तो ये ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब अमेंडमेंट सुनिए, मुझे बताओ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लेना पड़ता है ऑडिट कमेटी से, फिर शेयर होल्डर से, बराबर, ठीक है ना। शेयर होल्डर से ही ओआर लगता है ना ढोकले, बराबर है ना। शेयर होल्डर से क्या लगता है, ओआर लगता है, बराबर। अच्छा, आपने अप्रूवल लेके रखा है, कभी लिया आपने अप्रूवल, 1/4/2022 के पहले अप्रूवल लेके रखा है। किस चीज का अप्रूवल लेके रखा है, कि ये हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आपने अप्रूवल लेके रखा। आराम से शांति से सुनना, ठंडे दिमाग से, इस अमेंडमेंट को फुल इज्जत दे रहे हैं अपन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लगता है ऑडिट कमेटी से और दूसरा शेयर होल्डर से। तो हमने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी ले लिया और शेयर होल्डर का अप्रूवल भी हमने ले चुके हैं। लेकिन कब लिया, कब लिया, कब, ये बताओ। 1 अप्रैल 2022 के पहले लिया है, पहले अप्रूवल ले चुके हम। सर दैट इज ग्रेट थिंग, सर दैट इज ग्रेट थिंग, वेरी गुड, ले लिया हमने अप्रूवल। और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू हो रहा है बियॉन्ड सच डेट, मतलब ये ट्रांजैक्शन इसके बाद में भी चल रहा है, मतलब यहां खत्म नहीं हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अभी भी चल रहा है। और बाद में जाके ये क्या बन गया, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बन गया। पहले क्या था, सिर्फ मटेरियल, पहले सिर्फ क्या था, रिलेटेड पार्टी, जिसका अप्रूवल भी हमने कब ले लिया, 1 अप्रैल 2022 के पहले ले लिया है। ये ट्रांजैक्शन अभी भी कंटिन्यू है, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद में भी चल रहा है। और बाद में क्या बन गया, मटेरियल। जैसे गोवा जाने की परमिशन तुम पापा से ले चुके हो, लेकिन बाद में बोले पापा 3 दिन नहीं 30 दिन रुकूंगा, तो 3 दिन वाला ट्रांजैक्शन था नॉर्मल, इसका अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन 30 दिन वाला है मटेरियल, फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो इस केस में, उस केस में ये मटेरियल ट्रांजैक्शन जो है वो नेक्स्ट एजीएम में, नेक्स्ट कौन सा बेटा जी, एजीएम में, प्लेस बिफोर एजीएम, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद में जो भी एजीएम होगी ना, उसके सामने क्या करिए, प्लेस करिए और फिर से क्या ले लीजिए दोस्तों, अप्रूवल लीजिए। फिर से क्या लीजिए बेटा जी, अप्रूवल। अब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोला गया है, शांति से। सेबी has clarified for a related party transaction that has been approved by audit committee and stakeholder prior to April 1, 2022.
कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जिसका अप्रूवल कब मिल चुका है? अप्रैल 1 2022 के पहले मिल चुका है। देयर शैल बी नो रिक्वायरमेंट टू सीक फ्रेश अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर। क्या वापस से फ्रेश अप्रूवल लगता है क्या शेयर होल्डर का? नहीं लगता है। The related party transaction that has been approved by the audit committee prior to April 1 2022 which continues beyond such limit, ये लिमिट के बाद मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद में beyond such date sorry and becomes material, लेकिन अब ये क्या बन गया है? material as per the revised materiality threshold, तो जो मैंने आपको लिमिट बताई है, then shall be placed before the shareholder in the first AGM held after अप्रैल 2000। तो जो अगली एजीएम होगी उसके सामने रखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन मटेरियल है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेन इन द नोटिस सेंड टू शेयर होल्डर फॉर सीकिंग अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हम प्लेस क्यों करेंगे? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम एजीएम में क्यों पेश करेंगे भैया? अप्रूवल के लिए। तो फ्रेश अप्रूवल वापस से आपको लगेगा क्योंकि अब वो सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, वो बन चुका है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा ये देखो यार 12 वाले ना फीस में अमेंडमेंट है। फीस अमेंडमेंट है मतलब अब जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करते हो ना उसकी फीस लगती है, तो फीस बढ़ा दी है कम गई है। जब भी फीस रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं याद रखना दैट अमेंडमेंट इज नॉट रिलेवेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो। तो फीस और एडिशनल फीस इज पेबल फॉर फाइलिंग सबमिशन रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आइटम नंबर 1 रूल 12 कवर्स द फीस पेबल। तो फीस पेबल की बात करी हुई है, उसको कट कर देना, इस अमेंडमेंट को कट कर देना भैया अमेंडमेंट को। ये भी नेक्स्ट वन भी फीस ही है बेटा कि आपको कितना फीस लग जाएगा, शैल नॉट बी लेस देन 100 रुपीज पर डे एंड डिफरेंट अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज। सो यहाँ पे फीस बढ़ा दी है भैया, फाइलिंग का फीस बढ़ा दिया है, ठीक है ना, और डिफॉल्ट हो गया तो 100 रुपए की जगह है फीस डबल हो जाएगी। ये भी इसको भी कट कर देना। फीस रिलेटेड अमेंडमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक बार रीड करना उसके बाद में कट कर देना। मैं अमेंडमेंट आपको फिर भी बता देता हूं क्या करना है आपको। यार डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक है, और फाइल के साथ आपको क्या पे करनी पड़ती है? फीस। अगर आपने दोस्तों आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड मतलब जो डॉक्यूमेंट टाइम पे फाइल करना था उसके बाद आपने फाइल किया है, तो रोज का कितना लग सकता है? शैल नॉट बी लेस देन 100 रुपीज पर डे। रोज का कितना लग सकता है? 100 रुपीज पर डे, ठीक है। और अगर वो और आपने हायर फीस भी पे नहीं करी तो आपका अमाउंट ट्वाइस हो सकता है। ट्वाइस मतलब डबल हो सकता है, 200 रुपए लग सकता है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ये भी फीस वाला है। तो 12 वाले चैप्टर में सिर्फ फीस वाली बातें करी हुई है भैया, तो फीस वालों पे इतना अपने को ध्यान रखना नहीं है। अच्छा, अभी आपको पता है जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, निधि कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो निधि कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। निधि कंपनी को क्या देना पड़ता है दोस्तों? एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो बस वही आ गया, क्या बोला गया? द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द कंपनीज। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है आपको, ये मोदी सर ने पढ़ाया आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द कंपनीज रूल दैट द सेड अमेंडमेंट क्या बोला है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस अ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है? एज अ निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है अपन ने, ठीक है सर। The declaration by the central government under section 406 of the act shall be obtained by the निधि before commencing the business। तो आपको किससे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। एंड अ डिक्लेरेशन इन दिस बिहाफ शैल बी सबमिटेड एट द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो आपको ये डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये डिक्लेरेशन आपको किसको फाइल करना पड़ेगा? आरओसी को फाइल करना। फर्दर द अमेंडमेंट रूल्स substituted the form INC 2220A and inserted a declaration under part B of form INC 32। मतलब जो डिक्लेरेशन का फॉर्म नंबर था ना, कौन सा? INC 20A, वो फॉर्म निकाल दिया अभी, और जो स्पाइस 32 फॉर्म है इनकॉर्पोरेशन का, उसी में वो डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। बोले दो फॉर्म क्या भरना बे? INC 32 तो भर ही रहे हो। INC 32 किसकी चीज के लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए। उसी के साथ डिक्लेरेशन ऐड कर दिया, उसी के साथ क्या कर देना दोस्तों? डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। ठीक है, ये अमेंडमेंट था एकदम इजी वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट वन देखना दोस्तों, आगे क्या बोला गया है? नेक्स्ट अमेंडमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स व्हिच शैल केम इनटू फोर्स with effect from June 1 2022 as per the amendment form number INC 9, that is what declaration by subscriber and first director। INC 9 किसका? ये भी आपने SBC में पढ़ा हुआ है।
INC 9 किसका है? डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर has been substituted. The substituted form inter alia consists a declaration in respect of compliances with the government under FEMA by inserting a checkbox. तो INC 9 है ना, INC 9 है ना, वो फॉर्म में ना दो चेकबॉक्स ऐड कर दिया। चेकबॉक्स ऐड कर दिया मतलब क्या? क्या आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए? हाँ तो यस पे टिक करना, ना तो नहीं चाहिए। और अगर आपने यस बोला है, अ कॉपी ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस इज टू बी अटैच, कि मतलब आपने क्लियरेंस ले लिया मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया है। तो बस वही बात है, डायरेक्टर ने जब सब्सक्राइबर और डायरेक्टर क्या करते हैं, INC 9 फॉर्म फिलअप करेंगे। INC 9 किसका है? डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड व्हाट? फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो उन्होंने डिक्लेरेशन में ये भी डिक्लेरेशन देना है कि हमको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए एज पर फेमा, अगर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। अच्छा, गवर्नमेंट का अप्रूवल किसको लगता है? किसको लगता है? जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अभी पढ़ा ना, ऊपर पहले पढ़ा ना, जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो बस वही है, वही बात है। अगर हाँ तो हाँ। So I, on behalf of proposed director, hereby declare that the person seeking appointment is a national of a country which share a land border with India. Necessary security clearance from Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached with the consent. अगर अप्रूवल लगता है तो yes, नहीं लगता है तो ना ना ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या बोला गया? निधि कंपनी दोस्तों, तो निधि कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है इन फॉर्म नंबर NDH4 विद इन 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पढ़ा है क्या ये आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर पब्लिक कंपनी है जो अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाहती है एज अ व्हाट? निधि कंपनी, तो उस निधि कंपनी ने एक डिक्लेरेशन देना है इन फॉर्म नंबर NDH4 कितने दिन के अंदर? 120 दिन फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 120 दिन के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म देना है, जिस फॉर्म का नाम क्या है? NDH4, है ना। इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन क्या है? इट हैज नॉट लेस देन 200 मेंबर, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 200। और इसका नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20 लाख रुपीस। नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20 लाख। ठीक है, सो निधि कंपनी ने एक डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, अच्छा निधि कंपनी हमेशा पब्लिक की कंपनी होगी, ठीक है ना। सो पब्लिक कंपनी है जो अपने आप को निधि डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना है जिसका फॉर्म नंबर क्या है? NDH4। और वो कितने दिन के अंदर देना है? 120 डेज के अंदर डिक्लेरेशन देना है कि भैया हम इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं एज अ व्हाट? निधि। इनकॉर्पोरेशन के 120 दिन के अंदर हमको फॉर्म देना है। अच्छा, ये फॉर्म कब देना है? पहली चीज, जब उसमें कम से कम कितने मेंबर हो जाने चाहिए? 200 मेंबर। और दूसरी चीज, उसका नेट ओन फंड एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 20 लाख का। फिर बोला कंपनी शैल अटैच डिक्लेरेशन, निधि कंपनी ने एक डिक्लेरेशन भी अटैच करना है कि भैया हमारे जितने भी डायरेक्टर है ना और हमारे जितने भी प्रमोटर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। सर फिट एंड प्रॉपर पर्सन है मतलब क्या? द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, होनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, फेयरनेस, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर वाला बंदा है। फिर ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब ही इज क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ना ही निधि कंपनी के डायरेक्टर और ना ही निधि कंपनी के मेंबर्स नहीं, प्रमोटर्स। उन्होंने क्या देना है? एक डिक्लेरेशन देना है कि हम फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। NDH4 में ही जाएगा वो भी। फिट एंड प्रॉपर मतलब पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर। दूसरा, नॉट इनकरिंग एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। पहला, आपके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है अंडर विच एक्ट? CRPC एक्ट। या आपके अगेंस्ट में कोई भी क्या फाइल नहीं हुई है? चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, मैटर रिलेटेड ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक ऑफेंस। तीसरा, आपके अगेंस्ट में रिस्ट्रेनिंग प्रोहिबिशन और डिपार्टमेंटल ऑर्डर हैज बीन पास अगेंस्ट हिम इन एनी मैटर रिलेटेड टू कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कंपनी लॉ का मैटर आपके ऊपर कोई चल नहीं रहा है, सिक्योरिटीज लॉ के कोई मैटर आपके ऊपर नहीं चल रहा है। फिर कन्विक्शन ऑर्डर पास अगेंस्ट हिम इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, आपके अगेंस्ट में कोई मॉरल टर्पिट्यूड भी नहीं होना चाहिए। डिक्लेयर इंसॉल्वेंट इन्वॉल्वमेंट एंड नॉट इंसॉल्वेंट है बेटा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर मतलब पकोड़ा, आई मीन टू से भगोड़ा, आई मीन टू से पकोड़ा मतलब भगोड़ा। जैसे विलफुल डिफॉल्टर मतलब कौन? जो पैसा डुबाता है। और फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब डुबा के भाग जाता है, नीरव मोदी, है ना, पैसा डुबाया भाग गया। फिर बोला डायरेक्टर्स ऑफ 5 और मोर कंपनीज, वो मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 5 निधि कंपनी। Such person is a director in 5 or more than 5 और promoter in 3 और more than 3 निधि कंपनी। ठीक है, तो डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम 5 में, 5 निधि कंपनी में, और प्रमोटर बन सकता है मैक्सिमम 3 निधि कंपनी में। दैट्स इट।
चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा। बाकी फीस की बात दी है, निधि कंपनी की बातें आज की दिन सो मोदी सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ये एक्चुअली उसी का है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एंड निधि कंपनी का ही है। ये आपको मोदी जी बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बेटा जी, है ना। ये आपको मोदी सर पढ़ा देंगे, आपको निधि कंपनी का पढ़ा ही दिया होगा आपको। अच्छा इसमें अभी है ना एक और अपने को देखना है। अच्छा एक स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ला दिया है, स्पेशल कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया झारखंड में। कहाँ? झारखंड में स्पेशल कोर्ट है, मिसलिनियस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। ये लिक्विडेशन वाला आपको मोदी सर पढ़ाने वाले हैं, आपको डोंट वरी, वो एसबीसी में आपको आने वाला है। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ICAI अकाउंट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कॉस्ट अकाउंटेंट, द कंपनी सेक्रेटरी, इनके लिए नोटिफिकेशन लाया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड दी May 10, 2022 एज द फॉलोइंग प्रोविजन। ठीक है ठीक है, एक मिनट इसका क्लैरिटी ले लेते हैं। क्या इंपैक्ट आया सुनना बेटा। सेक्शन 1 to 15 जनरली स्पीक्स अबाउट प्रीलिमिनरी sections and amendment brought into the Chartered Accountant Act 1949. A new section 9A is inserted with state about constitution of coordination committee consisting of president, vice president and secretary. अभी आपको पता है ना CA एक्ट में बहुत CA वाले बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, सी बहुत सारे फैकल्टीज ने वीडियो भी बनाए थे, बस उसी का इम्पैक्ट है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, और कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी बनाई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट किया गया और क्या बनाया गया, अमेंड किया गया और एक कमेटी बनाया। अभी देखो सीए का बहुत लफड़ा चल रहा था, पेपर चेकिंग एंड ऑल का, तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जिसके अंदर एक कौन है प्रेसिडेंट, दूसरा कौन है वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा कौन है सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ ईच ऑफ द इंस्टीट्यूट। ईच ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब CA, CS, CMA for the development and harmonize of all three profession, and the meeting shall be chaired by the secretary MCA which will be held once in every quarter। ठीक है ना, तो दिक्कत ना आए इसके लिए ऐसा करा हुआ है, एवरी क्वार्टर में एक मीटिंग, और जो MC का सेक्रेटरी है वो क्या करेगा, इसका चेयरमैन बनेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द अमेंडमेंट लेक्चर्स, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए। सर ये निधि वाला अमेंडमेंट मैंने नहीं करवाया, मतलब आपको जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही करवाया था, बाकी निधि के जितने भी रूल्स है NDH 4, NDH 5 ये आपको मोदी सर करवाने वाले हैं, है ना, ये आप वहीं SBC में पढ़ते हो। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।